बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लास्ट वीडियो में टैक्स ईयर के कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, फ़िलहाल हम बात करेंगे इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की, और फिर उसके बाद एओपी, और उसके बाद फिर कंपनी। अच्छा जनाब, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका ताल्लुक नेशनलिटी के साथ नहीं है। तो यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट भी हों, इसलिए कि इसका ताल्लुक होता है नंबर ऑफ़ डेज़ फिज़िकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ओके, क्या आप पाकिस्तान में कितने अरसे आपका स्टे रहा है, ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब यही वजह है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कोई पाकिस्तानी नेशनल हो और वो टैक्स पर्पस के लिए नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अच्छा, इसे किसी अगर कोई फॉरेनर है तो वो टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट हो सकता है। तो इसका ताल्लुक नेशनलिटी के साथ या एनआईसी के साथ नहीं है। ओके, तो इस पैराग्राफ को आप लोग ज़रा पढ़ लें। अच्छा, इससे किसी जब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर में फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान की, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप रहें पाकिस्तान में, तो ये हो सकता है कि आप किसी एक साल में रेजिडेंट हो और किसी दूसरे साल में आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये हमें हर साल सेपरेट वर्किंग करनी पड़ती है कि आप रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं। तो जो स्टे है वो कितना होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। तो अब बात है कि जनाब 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर, अगर आपका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में है तो फिर आप क्या हुए, रेजिडेंट। अच्छा ना, उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की चलें पहले बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिशियली पोस्टिंग अब्रॉड, वो रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाते हैं। तो बात यह है कि जितने हमारे पाकिस्तान एम्बेसीज के लोग हैं आउटसाइड पाकिस्तान जिनकी ऑफिशियल पोस्टिंग है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करते हैं। और ये तकरीबन दुनिया में हर जगह लॉ है, पाकिस्तान में भी है, कि जितनी फॉरेन एम्बेसीज पाकिस्तान में काम करती हैं उनके जितने ऑफिशल्स हैं वो सब उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। पाकिस्तान में वो इनकम टैक्स पे नहीं करते, बाकायदा उसका एक सेक्शन मौजूद है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हट करके किसी की बात करें तो 183 डेज और मोर है तो फिर आप रेजिडेंट हुए इस साल विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, इसी के से अगर आपका स्टे पाकिस्तान में लेस देन 120 डेज है तो फिर आप क्लियर कट नॉन रेजिडेंट हो गए विदाउट एनी कंडीशन। हाँ, अगर स्टे आपका 120 डेज से लेकर के और समझ लें कि 182 डेज तक है तो फिर आप रेजिडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए कि अब आपको देखना ही होगा कि लास्ट 4 ईयर्स में आपका फिजिकल स्टे कितना था। अच्छा, ये जो लास्ट 4 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है, 120 डेज का क्राइटेरिया है, ये टैक्स ईयर 2020 में उन्होंने चेंज किया है। इससे पहले क्या था कि 183 डेज और मोर क्लियर कट रेजिडेंट, 182 डेज और लेस क्लियर कट नॉन रेजिडेंट, ये बीच की सिचुएशन नहीं थी। तो उन्होंने इस सारे इसको चेंज किया है कि अगर आपका स्टे पाकिस्तान में है 120 डेज और मोर लेकिन 183 डेज से कम है तो फिर आप देखें कि लास्ट 4 ईयर्स में आपका फिजिकल स्टे कितना था। अगर वो 365 डेज और मोर है, ठीक है, तो फिर आप रेजिडेंट हो गए, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट होंगे। अच्छा, दूसरा ये जो 183 डेज जो है या 120 डेज है, तो फिलहाल हम 183 डेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 183 डेज हैं इसका कंटिन्यूस स्टे होना ज़रूरी नहीं है, ये बेसिकली है एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर। अच्छा, अब जो लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं उनका तो मसला नहीं है, वो तो हुए रेजिडेंट। अच्छा, जो लोग पूरे साल पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, 10-15 दिन के लिए आ गए, वो क्या हुए, नॉन रेजिडेंट हुए। लेकिन मसला क्या आता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, फॉरेनर हों या पाकिस्तानी हों, कि जिनका पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान फ्रीक्वेंट विजिट्स होती रहती हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे कि पासपोर्ट के ऊपर जो इमिग्रेशन काउंटर पर एंट्री या एग्ज़िट की स्टैम्प लगती है उसको देखते हुए हम डेज़ काउंट करेंगे। और डेज काउंट करना, अच्छा, इस पर कैफ लेवल पर ख़ास तौर पर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं कि एक शख्स पाकिस्तान में था, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, फिर वापस आया, फिर बाहर चला गया, फिर वापस आया। तो अब आप डेज काउंट करके बताएं कि ये रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और उसके बाद फिर आगे वर्किंग स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिस्टर ए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है।
मिस्टर बी क्या है। तो फर्स्ट करें, अगर मिस्टर ए रेजिडेंट है, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट होने या ना होने का क्राइटेरिया आपके सामने है, लेकिन रेजिडेंट होने से या नॉन रेजिडेंट होने से टैक्सेबल इनकम पर क्या इफेक्ट आता है, टैक्स लायबिलिटी में क्या चेंज आता है, ये हमारे डिस्कशन का सेकंड फेज है जो हम बाद में करेंगे। ओके, अच्छा ना, अब हम बात ये करेंगे ये जो 183 डेज है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में, बल्कि दो क्वेश्चन में ऐसा आ चुका है कि फर्स्ट करें, मिस्टर ए का कंटिन्यूस स्टे पाकिस्तान में है 200 डेज। ओके, तो उन्हें रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि 200 डेज का जो कंटिन्यूस स्टे हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली बीच में ईयर एंड आ गया, तो अब आप किसी भी साल रेजिडेंट नहीं होंगे, इसलिए कि हमें हर साल की काउंटिंग अलग करनी है। नया साल का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो हम फिर अलग से काउंटिंग करेंगे। तो यही वजह है कि अगर 200 डेज का कंटिन्यूस स्टे हो और एग्जैक्टली बीच में ईयर एंड आ जाए, तो 100 डेज एक साल में और 100 डेज दूसरे साल में, तो 200 डेज कंटिन्यूस स्टे के बावजूद आप किसी भी साल में रेजिडेंट नहीं हुए। ओके, अब ये जो इन आउट चलता रहता है, फ्रीक्वेंट विजिट्स, इसके बारे में बाकायदा इनकम टैक्स रूल्स में उन्होंने रूल नंबर 14 बनाया और उसमें ये इंडिकेट किया कि आप ये डेज काउंट कैसे करेंगे। अच्छा, तो इसका कंसेप्ट ये कि पार्ट ऑफ अ डे दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। अच्छा, अब बात है कि साहब ये पार्ट कितना, ठीक है, तो ये को राउंडिंग ऑफ आप इस तरह से नहीं करेंगे साहब 24 आवर्स हैं तो 11 आवर्स हो गए तो उसको डाउनवर्ड राउंडिंग ऑफ करना, ऐसा नहीं है। इट मे बी इवन अ मिनट, 23 आवर्स भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो चलिए मैं अगर आपको पहले दो एग्जाम्पल दूँ, डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान और डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान। तो फर्स्ट करें, अगर डेट है मिसाल के तौर पर 10th, ओके, अब 10th तारीख को कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ओके, तो अगर वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा आज रात को 12:05 पर, तो उसके पासपोर्ट पे जो स्टैम्प लगेगी वो लगेगी 11 की, तो 11 का पूरा दिन काउंट करेंगे, हालांकि वो तो 5 मिनट के बाद कंट्री से बाहर चला गया। इसी के से अगर कोई शख्स पाकिस्तान आ रहा है, ओके, तो अगर आज रात को 10th है, आज रात को 11:55 पर, ठीक है, 11:45 पर अगर वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचेगा तो उसकी स्टैम्प कब की लगेगी, 10th की, तो 10 का पूरा दिन काउंट करेंगे, हालांकि वो 10 को तो अभी एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकला है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप देख रहे हैं पब्लिक हॉलीडे, डे ऑफ लीव, स्ट्राइक, हॉलीडे स्पेंड इन पाकिस्तान बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। तो बात ये कि जनाब इसका क्रक्स क्या है, ये सब मैंने एक साथ क्यों पढ़ा, इसलिए कि इन सब का कंसेप्ट एक ही है कि फिजिकल स्टे काउंट करना है, पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट रेलेवेंट, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे एग्ज़ाम आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं कि कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान में उसकी जॉब हो गई या कोई और एक्टिविटी हुई तो आया, फिर वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर गया अपने होम कंट्री, वहाँ भी उसने पाकिस्तान कंपनी के लिए ही काम किया, लेकिन चूंकि वो फिजिकली पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो डेज आप यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से अगर कोई शख्स जो है पाकिस्तान आया, चलिए मैं एग्जाम लेता हूँ, सुनाए, आजकल हमारे यहाँ चाइनीज़ और दूसरी जो फॉरेनर्स हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं, तो ऐसे में किसी फॉरेनर की पाकिस्तान में जॉब होती है, लेट से 22 अगस्त, ओके, तो क्या वो 22 अगस्त की मॉर्निंग में आएगा, नो, वो 5 दिन एक हफ्ता पहले आएगा, ओके, ताकि कुछ अपने अरेंजमेंट देख सके। तो अब ऐसे में वो जो जॉब स्टार्ट होने से पहले 1 वीक उसने पाकिस्तान में स्पेंड किया है, क्या आप उसे काउंट करेंगे, द आंसर इज यस। ओके, इसी के से अगर कोई फॉरेनर है, उसकी जॉब पाकिस्तान में ख़त्म हो गई, उसकी जॉब ख़त्म हुई 15 अप्रैल, तो क्या ज़रूरी है कि वो 15 अप्रैल की इवनिंग को वापस चला जाए, ऐसा नहीं होता, वो कुछ दिन और स्टे कर सकता है, ख़ासतौर अगर उसकी कराची में जॉब है तो यकीनन स्टे करना चाहेगा कि इतना खूबसूरत शहर है, इतना साफ़ सुथरा, ओके, तो यहाँ स्टे कर सकता है। तो इवन जॉब ख़त्म होने के बाद भी अगर आप पाकिस्तान में स्टे करते हैं तो वो भी हम काउंट करेंगे। तो असल चीज़ क्या है, ओनली एंड ओनली फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। हाँ, एक दिन ऐसा है जो आप काउंट नहीं करोगे और वो है ट्रांजिट, ठीक है, कि अगर ट्रांजिट वाला स्टे है तो वो डे आपको काउंट
नहीं करना। ओके, अच्छा, इसके बाद ये तो था इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कंपनी की। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में आपने पढ़ा था कंपनीज की क्लासिफिकेशन, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड। यहाँ पर ऐसा नहीं है। टैक्स पर्पस के लिए कोई कंपनी रेजिडेंट हो, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है अगर, तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, जब हम कहते हैं इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान, तो इसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 शामिल नहीं है। इसमें वो तमाम लॉ शामिल हैं जो पाकिस्तान में कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जैसे मुदारबा ऑर्डिनेंस है, इंश्योरेंस एक्ट है, अपना बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है। ओके, और एंड सो ऑन। अच्छा, तो अब बात है कि साहब अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट होती है तो वो विदाउट एनी कंडीशन क्या हो जाएगी, रेजिडेंट। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, वो दो तरीके से होती हैं। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो है कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की और मेजॉरिटी शेयर्स फॉरेनर्स के पास हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है। अब पाकिस्तानी कंपनी क्या होती है, सब्सिडी कंपनी। अब जो पाकिस्तान की सब्सिडी कंपनी है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो कंपनी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट, इसलिए कि वो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर इमार पाकिस्तान लिमिटेड, तो इमार ग्रुप जो है वो यूएई का ग्रुप है। उन्होंने यहाँ एक कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, लेकिन उन्होंने कोई ब्रांच ऑफिस ओपन नहीं की, उन्होंने एक सब्सिडी कंपनी अलग से इनकॉर्पोरेट की। अच्छा, उसके मुकाबले में जितने हमारे फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, एज़ पर माई नॉलेज वो सारे के सारे ब्रांच ऑफिस तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई सेपरेट कंपनी ओपन नहीं की है, तो वो आते हैं कैटेगरी नंबर बी में, अदर कंपनी में आते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो ए कैटेगरी है, ठीक है ना, जैसे एबर्ट पाकिस्तान लिमिटेड है, उसकी होल्डिंग कंपनी है एबर्ट यूएसए। अब एबर्ट पाकिस्तान लिमिटेड के मेजर शेयर्स किसके पास हैं, एबर्ट यूएसए के पास हैं। हो सकता है डायरेक्टर्स में ज़्यादातर डायरेक्टर्स फॉरेनर हों, लेकिन अगर इवन तमाम शेयर होल्डर्स फॉरेनर हैं, तमाम डायरेक्टर्स फॉरेनर हैं, तब भी वो कंपनी अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गई है तो वो टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर कोई फॉरेन बैंक है मिसाल के तौर पर, या बाज़ वक़्त क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको यहाँ कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने आके एक ब्रांच ऑफिस ओपन की, ब्रिज मुकम्मल किया और वापस चले गए वो। ओके, तो वो भी फिर कैटेगरी नंबर बी में आते हैं, इसलिए कि उन्होंने यहाँ पर कोई सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कराई है। अच्छा, अब ऐसे में ये जो अदर कंपनी है, अगर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, सुनाइए, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी वाला मामला नहीं है, वो है हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। देखिए, एबर्ट पाकिस्तान लिमिटेड एंड एबर्ट यूएसए, ये दो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं। एबर्ट यूएसए होल्डिंग कंपनी है, एबर्ट पाकिस्तान लिमिटेड सब्सिडी कंपनी है। ओके, तो इन दोनों के डायरेक्टर्स अलग अलग हैं। ओके, लेकिन अगर आप बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो जो बैंक है फॉरेन बैंक, उसने पाकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस ओपन की है, तो वो आपका हेड ऑफिस हो गया और पाकिस्तान में जो है वो ब्रांच ऑफिस हो गई। अच्छा, अब ये जो ब्रांच ऑफिस है, तो ये कंपनी तो एक ही है इंटरनेशनली, तो क्या ये इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में रेजिडेंट हो सकती है? यस, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, ओके, उसको हम पढ़ते हैं अदर कंपनी। अच्छा, ये कौन सी कंपनी है? कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन डेफिनेटली उसने यहाँ ब्रांच ऑफिस ओपन की हुई है। ओके, अच्छा, इज रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान इन द ईयर। अब जब ये क्वेश्चन किया गया कि कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, इसकी एग्जांपल क्या है, तो बात यह है कि कुछ केसेस हैं, कुछ टैक्स ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, ओके, उसके उसमें जो कंसेप्ट बनता है वो ये है कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो वैसे तो कंट्रोल और मैनेजमेंट यानी कि जो पावर है वो हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, लेकिन असल जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, असल जो बिजनेस पावर है वो किसके पास है? बीओडी के पास। ठीक है ना, और उसको वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं? अपनी बीओडी की मीटिंग में। तो कंसेप्ट भी बन गया कि, और यहाँ चूंकि होली का जिक्र है, तो कंसेप्ट भी बन गया कि अगर इंटरनेशनल कंपनी जिसने ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में ओपन किए, अगर उस कंपनी की साल में 6 मीटिंग्स हो रही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वो 6 मीटिंग्स पाकिस्तान में हों, ठीक है ना, तो फिर ज़ाहिर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ऐसा कभी हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है
कि कोई इंटरनेशनल लेवल की कंपनी हो और आपको पता है इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसके डायरेक्टर्स किसी एक जगह नहीं होते, डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, क्या वो सब के सब पाकिस्तान आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, लेकिन वापस जाना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। बहरहाल तो बात ये है कि प्रैक्टिकली ऐसा कहीं हमने देखा नहीं है। ओके, लेकिन बहरहाल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि कोई इंटरनेशनल कंपनी है, उसकी 6 मीटिंग्स पूरे साल में हुई और सब के सब पाकिस्तान में हुई। ओके, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि जितनी फॉरेन ब्रांचेस पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो सब के सब क्या हो गई, नॉन रेजिडेंट। और जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं वो तो खैर हैं ही रेजिडेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। अच्छा, आपने कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा कि वहाँ कंपनी की डेफिनेशन बड़ी लिमिटेड थी। अच्छा, वो क्या थी? कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ए स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या है ये हम बाद में अपने चैप्टर नंबर एक बिजनेस अदर एस्पेक्ट का चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन थोड़ी सी वाइड है। जो कंपनीज एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी है, साथ में बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर इन लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान, तो इसमें आपके पास बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हैं वो भी आ जाएंगी, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक। ओके, उसके बाद उसका मुदारबा भी वैसे बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन उसको उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया कि मुदारबा भी कंपनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसे किसे अगर कोई आउटसाइड पाकिस्तान कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेसिकली ये जिक्र हो रहा है फॉरेन कंपनीज़ की ब्रांच का जिक्र हो रहा है, जैसे स्टैंडर्ड चार्ट बैंक हो गया, वो भी टैक्स पर्पज़ के लिए कंपनी की डेफिनेशन में आ जाता है। उसके बाद आपके पास है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और इसी तरह की कुछ और सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए कंपनी की डेफिनेशन में आएगा, इवन इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेट अंडर द ट्रस्ट एक्ट। अगर वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए बहरहाल वो कंपनी की डेफिनेशन में आता है। ओके, इसके बाद ट्रस्ट का जिक्र भी हो गया, किसी एनपीओ के अलावा अगर और भी कोई ट्रस्ट है तो। उसके बाद फॉरेन एसोसिएशन, अच्छा ये कुछ भी नहीं है सिवाय ऐसे कि एफबीआई के पास ये पावर है कि किसी भी फॉरेन एसोसिएशन को जिसका ज़रा पाकिस्तान में कोई ताल्लुक हो वो कंपनी की डेफिनेशन में ले सकते हैं। उसके बाद आखिर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। तो आपने देखा कि कंपनी की डेफिनेशन यहाँ पर वाइड है। ओके, अच्छा ना, इसके बाद फिर हम बात करते हैं एओपी। तो पहले हम देखेंगे एओपी की डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, एओपी इंक्लूड्स फर्म, तो फर्म में ये पार्टनरशिप फर्म है, चाहे रजिस्टर्ड हो पार्टनरशिप एक्ट में या फिर अनरजिस्टर्ड हो, दोनों इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद है हिंदू अनडिवाइड फैमिली, ये पाकिस्तान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आज तक कभी हमने इस पर क्वेश्चन देखा नहीं है। ओके, अच्छा, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लीगल पर्सन। ओके, अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या हुआ, एनी एंटिटी अदर देन इंडिविजुअल, वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंडिविजुअल निकल गए। अच्छा, एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ, तो बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई पार्टनरशिप है और वो यहाँ पर आकर के काम करते हैं तो वो भी यहाँ पर एओपी की डेफिनेशन में आ जाएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इसमें नहीं आ रहा है, कंपनी इसमें नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें दो एग्जांपल्स बहुत कॉमन बनती हैं, वो है पार्टनरशिप फॉर्म एंड जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर क्या चीज़ें सुने, बात है कि साहब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना लाजमी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन दो आर्टिफिशियल पर्सन मिल करके या एक आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल पर्सन मिल करके अगर कोई काम करें तो वो फिर हम जॉइंट वेंचर उसको कह देते हैं। दो कंपनी मिल करके क्या कोई एक एक्टिविटी कर सकती हैं, यस। दो इंडिविजुअल एक कंपनी मिल के कोई एक्टिविटी कर सकती हैं, यस, उससे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो ये तो थी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। अब आइए कि जनाब ऊपर वाला पैराग्राफ कि एओपी शैल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान इन द ईयर। अब यहाँ चूंकि होली और पार्टली का जिक्र किया है और पार्टली की ना कोई परसेंटेज ना कोई टाइम पीरियड बताया है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ़र्ज़ करें अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 7 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर भी पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ के बिजनेस अफेयर्स डील कर रहा है और 6 पार्टनर्स हैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो क्या वो रेजिडेंट एओपी कहलाएगी?
यस, इवन एक क्वेश्चन ये भी आया कि 7 पार्टनर्स हैं, उनमें से 6 तो पूरे साल पाकिस्तान से बाहर आए, और एक जो पार्टनर नंबर 7 है वो 4 महीने पाकिस्तान में रहा और 8 महीने पाकिस्तान से बाहर रहा। ठीक, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम के तमाम पार्टनर्स, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन एओपी रेजिडेंट है, इसलिए कि होली और पार्टली का इसमें जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 99% चांसेस ये हैं कि एओपी तो पाकिस्तान में टैक्स पर्पज़ के लिए रेजिडेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी का, इंडिविजुअल का और कंपनी का। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंट होने से या नॉन रेजिडेंट होने से टैक्सेबल इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ हम जरा आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें कुछ काफ़ी कंसेप्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।